10 चैप्टर 12 का पार्ट 7 है और अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि है ओम्स लॉ। तो यह एक वैसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर के लिए। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट I थ्रू इट? तो क्या V और I में भी कोई संबंध है? V मतलब क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और I मतलब क्या हो गया करंट। तो क्या इसमें कोई संबंध है क्या? तो मैं आपको एक घरेलू भाषा में इसको बता रहा हूं। आप देखते हैं कि आपके घर में स्टेबलाइजर लगा होता है और उस स्टेबलाइजर में आप देखते हैं कि आप 220 वोल्ट इसको कांस्टेंट मेंटेन करके चलते हैं। तो कभी आपने देखा है क्या कि यदि ये वोल्टेज आपके घर में यदि कम होगा तो आप देखेंगे कि जो बल्ब आपका ग्लो कर रहा है वह बहुत कम ग्लो करना शुरू करेगा, मतलब डीम लाइट देना शुरू कर देगा, या फिर बहुत सारे आपके अप्लायंसेज हैं वो चलना ही बंद कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट वोल्टेज हम लोग रखते हैं ताकि हम लोग अपने अप्लायंसेस को सही प्रकार से चला सकें। तो कहने का मतलब यह है कि यदि ये वोल्टेज कम होता है तो जैसे जैसे वोल्टेज कम होगा, तो यदि एक बल्ब का केस में हम लोग देखेंगे, एक येलो बल्ब जो कि पहले चलता था, अभी भी बहुत लोग यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को घटाएंगे ये जो बल्ब का जलना है वह डीम होते जाएगा, मध्यम होते जाएगा, कम होते जाएगा। कि जैसे जैसे वोल्टेज हम लोग घटाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, कम। और यदि करंट का मान यहाँ कम होते जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, डीम होते जाएगा। इसका उल्टा करें तो यदि आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे यदि आप वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करें तो हो सकता है यह बल्ब इतना ग्लो करे, धीरे धीरे ज्यादा ग्लो करे और अल्टीमेटली क्या हो, यह ब्लास्ट भी कर जाता है। यही कारण है कि हम लोग अपने घर में स्टेबलाइजर रखते हैं कि ना तो वोल्टेज को कम होने देते हैं ना वोल्टेज को ज्यादा होने देते हैं। वोल्टेज के कम होने से भी हमारा अप्लायंसेस क्या हो सकता है, खराब हो सकता है या फिर नहीं चलेगा, और वोल्टेज के बढ़ने से वह क्या हो सकता है, उड़ सकता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये वोल्टेज जो हम लोग बात कर रहे हैं करंट से क्या संबंध है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है, और जैसे जैसे वोल्टेज को घटाएंगे करंट का मान क्या होता है, घटता है। तो ये तो हो गया एक आम बात, लेकिन हम लोगों को यहाँ ओम्स लॉ के जरिए इसको सीखना है। तो इसके पहले एक एक्टिविटी कराया गया है, तो आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी को मैं अभी दिखाने वाला हूँ। इस एक्टिविटी को करने के पहले एक यहाँ पर प्रश्न आएगा, नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है, एक अलॉय है। अलॉय कहने का मतलब इस नाइक्रोम में निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन मेटल्स आपस में मिले होते हैं खास अनुपात में, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाइक्रोम। मतलब कि अलॉय क्या है, यह आप चैप्टर 3 में मैंने अलॉय को पढ़ाया है, तो आप उसे वहां पढ़ सकते हैं। तो इसे आपको याद कर लेना है। नाइक्रोम क्या है, अलॉय है, तो किस चीज का, यह एग्जाम में पूछ सकता है। निकेल का, क्रोमियम का, मैंगनीज का और आयरन का, इसका ये एक अलॉय है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सर्किट को बनाया गया है और वहां पर क्या क्या चीज लगाया गया है और किस प्रकार से हम लोगों को यह प्रयोग करना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक सर्किट को सजाया गया है जिससे हम लोग ओम्स लॉ को स्टडी करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस R लगाया गया है। यही वह नाइक्रोम वायर को हम लोग लेते हैं जिसका एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, और इसके एक्स वाई दो छोर है उस पे हम लोग इसके पैरेलल में, यहाँ देख सकते हैं आप वोल्ट मीटर को लगा रहे हैं, तो यही होता है पैरेलल में अरेंजमेंट, जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि एक ही छोर से आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस को लगाया गया है और इसी छोर से आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर को लगाया गया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। जबकि आप देखेंगे एमीटर लगाया गया है जो कि सीरीज में लगाया गया है। यहाँ पर एक की लगाया गया है, आप देखेंगे कि यहाँ पर सेल का प्रयोग किया गया है, 1, 2, 3 और 4 सेल का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपको जो नाइक्रोम वायर आपने लिया है वह 0.5 मीटर का होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो सेल हम लोगों ने लिया है वह 1.5 वोल्ट का होगा। तो 4 सेल हम लोगों ने लिया है 1.5 वोल्ट का। यहाँ पर वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है और एमीटर से आप जानते हैं कि यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 सेल को रखा गया। तो सबसे पहले सिर्फ आपको एक सेल से ही काम करना है। इस प्रकार से सिर्फ एक सेल को यहाँ पर लगाना है, और एक सेल को लगाने पर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है और नंबर ऑफ सेल यूज्ड इन द सर्किट। तो आपको सबसे पहले एक सेल यूज करना है, एक सेल, और उसके बाद आपको वोल्ट मीटर और एमीटर से इसके रीडिंग को
देखना है। तो जो एमीटर से रीडिंग आया उसको आप मेजर करके यहाँ लिखेंगे और जो वोल्ट मीटर से रीडिंग आया उसको आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 2 सेल का उपयोग करना है। उसके बाद हम लोगों को कितना सेल यूज करना है, 2 सेल, और उसके बाद फिर 3 सेल और फिर 4 सेल से इस प्रयोग को दोहराना है और यहाँ पर आई का मान लिखते जाना है और इधर से आपको वोल्ट का मान लिखते जाना है और उसके बाद V बाय आई का मान आपको निकालना है और फिर देखना है कि क्या एक कुछ कांस्टेंट आता है या फिर कुछ अलग मान आता है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर नीचे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का मान बढ़ रहा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर करंट का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि V बाय आई का मान क्या होता है। तो V आप देख सकते हैं 0.4 है और यहाँ पर I क्या है, 0.1 है। यहाँ पर मैं यूनिट का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, 0.4। इसके बाद ये 0.8 है और ये 0.2, तो ये क्या हो गया आपका 0.4। यह 1.2 है और ये 0.4 है, तो इसका मान क्या हो गया, 0.4। तो आप देखेंगे कि हमेशा V बाई आई का मान क्या आता है, कांस्टेंट आता है। In this activity, you will find that approximately the same value of V by I is obtained in each case. तो यहाँ पर हम लोग देखें कि V by I का मान क्या होता है, एक सेम वैल्यू आता है, लगभग एक सेम वैल्यू आता है। Thus the VI ग्राफ is a straight line. इस प्रकार से आप देखें कि ये जो V और I का ग्राफ किया गया है वह एक स्ट्रेट लाइन आता है। Thus the VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph. तो आप देख सकते हैं यह ओरिजिन से होते हुए जा रहा है इस प्रकार से। Thus VI is a constant ratio. इसका मतलब V बटा I का मान क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी से हम लोगों को यहाँ पर V और I के बीच का संबंध निकालना होता है। In 1827, a German physicist George Simon Ohm found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its टर्मिनल। तो आप देखेंगे कि जॉर्ज साइमन ओम ने पोटेंशियल डिफरेंस और किसी कंडक्टर वायर के छोरों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें प्रवाहित हो रहे करंट के बीच में क्या किया, एक रिलेशनशिप निकाला। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यदि आपको प्रश्न आएगा एग्जाम में, ओम्स लॉ को बताइए, व्हाट इज ओम्स लॉ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसका आंसर लिखा हुआ है, ही स्टेटेड। इसका मतलब ओम्स लॉ यह कहता है दैट the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across its end provided its temperature remain the same. तो यह बताता है कि किसी कंडक्टर वायर में जो करंट फ्लो हो रहा होता है वह इस कंडक्टर वायर के एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके समानुपाती होता है, या तो बोले उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शन I, और हम लोगों ने क्या देखा, V बटा I का मान क्या होता है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को यहाँ हम लोग लिखते हैं R। तो इस प्रकार से V बटा I क्या हो जाएगा, R, और V बराबर क्या हो जाएगा, IR। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। इसको आपके स्कूल में कुछ अलग ढंग से भी प्रूव कराया जाता है, तो एग्जाम में आपको इसे प्रूव करना होता है, तो आप जिस प्रकार से चाहे प्रकार से डराइव करके दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा V बटा I इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं R, और V बराबर आपका क्या हो गया, IR। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। हम लोगों ने 3 फॉर्मूला भी पढ़ लिया, मैं उसे रिवाइज करा रहा हूँ, लेकिन पहले देख लेते हैं फिर ये R क्या है। R को यहाँ एक कांस्टेंट बोलते हैं फॉर द गिवन मेटालिक वायर। जो यहाँ पर वायर लिया गया है उसके लिए R क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है एट द गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance। इसी R को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसका मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी मेटालिक वायर के लिए, जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं अभी। तो R के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों को पढ़नी है। एक बात यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पूरा लॉ यहाँ तक लिखना है इस प्रकार से, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। मतलब कि जब यह प्रयोग कर रहे होंगे तो यहाँ जो कंडक्टर वायर है उसका टेम्परेचर ना बढ़ना चाहिए और ना ही घटना चाहिए। तो ऐसा क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से ये R क्या होता है, प्रभावित होता है।